नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन है केमिस्ट्री। देखिए, कोऑर्डिनेशन की जब अपन बात करते हैं तो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब है कि ऐसे यौगिक होंगे जिनमें बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले अपन एकदम नॉर्मल बात करते हैं कि कोई भी धातु या कोई भी अपन कह सकते हैं एटम या कोई भी परमाणु जो होते हैं वो बंध का निर्माण क्यों करते हैं। तो अपन ने कहा बंध का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि उनको क्या प्राप्त हो सके, स्थायित्व प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी कोई भी जो है वो बॉन्ड का निर्माण तभी करता है जब उसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो फिर वो बॉन्ड का निर्माण नहीं करेगा। जैसे इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें होती हैं, उनके पास में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8। और अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल कि किसी के पास में भी अगर सबसे बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, 8, तो वो अपने आप में ही क्या होते हैं, स्थायी। और जब वो खुद स्थायी है तो वो किसी और से बंध बनाती है क्या, नहीं। ठीक है, तो पहली बात, बंध का निर्माण हमेशा किसके लिए होता है, स्थायित्व के लिए। बंध सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक कौन से होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी पाई जाती है, प्रबल। एक बंध कौन से होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल। यानी बंध दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। ठीक है, अब इनमें बात करें तो अलग अलग बंध आते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध आते हैं, धात्विक बंध आते हैं। वैसे एक बंध होता है कौन सा, उपसहसंयोजक बंध। तो देखिए, अगर अपन बात करें तो अपने टॉपिक का नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड्स, या अपन हिंदी में लिखें इसको तो क्या लिखेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें एक धातु परमाणु, एक धातु परमाणु किसी किसी अन्य परमाणु, किसी अन्य परमाणु। अब देखो, ये जो अन्य परमाणु है ये क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा या तो हो सकता है धनायन, या फिर क्या हो सकता है, ऋणायन, या फिर क्या हो सकता है, कोई उदासीन। ठीक है, कोई उदासीन स्पीसीज हो सकती है। तो क्या कहेंगे, एक धातु परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ, के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यानी दो परमाणु हैं, एक तो कौन है, धातु, क्योंकि कोऑर्डिनेशन यौगिक जो होते हैं उसमें जनरली एक कौन होता है, धातु एटम। धातु भी कौन सी होती है, डी ब्लॉक की। अब डी ब्लॉक की धातुएं क्यों बंध बनाती है, तो अपन इनकी बात करते हैं कि डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। आकार हमेशा क्या होना चाहिए, कम। आवेश हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। घनत्व हमेशा क्या होना चाहिए, उच्च। और ये तीनों क्वालिटी सिर्फ किस में पाई जाती है, डी ब्लॉक में। इसीलिए डी ब्लॉक के और डी ब्लॉक में जितने भी परमाणु आते हैं वो सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। देखिए, अगर अपन इसको इस बजाय इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक, 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 जिनमें
उपसय संयोजक बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? उपसय संयोजक यौगिक। तो क्या कहलाते हैं? उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब उपसय संयोजक यौगिक जो होते हैं या उपसय संयोजक बंध जो होता है उसमें खास बातें क्या होती हैं, तो अपन इनको एक एक करके लिखते हैं। देखिए उपसय संयोजक बंध में एक खास बात होती है कि इसमें बंध हमेशा कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है? 2 से। तो अगर 2 परमाणु हैं, दोनों बराबर नंबर में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तब तो बंध कौन सा बनता है? सहसंयोजक। अगर दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हो रही, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश है, दोनों के बीच में सिर्फ आकर्षण लग रहा है, तो इसे कहते हैं आयनिक बंध। और उपसय संयोजक क्या होता है कि बंध बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व द्वारा दिए जाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, उपसय संयोजक बंध में, उपसय संयोजक बंध के निर्माण में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। अब एक ही क्यों दे सकता है? क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। क्योंकि एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की, एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तथा दूसरे परमाणु के पास इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। तो जो अधिकता वाला होता है वो दोनों एक ही द्वारा दिए जाते हैं और दोनों के बीच में बंध कौन सा बन जाता है? उपसय संयोजक बंध। ठीक है, उपसय संयोजक बंध होता है, उसमें देखो किस तरह से दर्शाया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, उपसय संयोजक बंध को, उपसय संयोजक बंध को ऐसे दर्शाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर के निशान से, जिधर से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उससे जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं उसकी ओर द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तरीका क्या हो गया? एरो द्वारा दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, तो अब एक चीज देखो, एक के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस परमाणु को तो क्या बोला जाता है? लिगेंड बोला जाता है। ठीक है, और जिनके पास में क्या होनी चाहिए? खाली कक्षक। और अपन को पता है रिक्त कक्षक जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? जनरली धातुओं के पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंध किसके बीच में बनता है? धातु और लिगेंड के मध्य। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो अपन ने कहा बंध जो है तो धनायन के बीच में भी बन सकता है, ऋणायन के बीच में भी हो सकता है, और या उदासीन स्पीशीज भी हो सकती है। और इसमें जो आयन लिए जाते हैं वो एक से क्या लिए जाते हैं? ज्यादा। तो क्या कह सकते हैं अपन कि उपसय संयोजक यौगिकों में
उपसय संयोजक यौगिकों में, उपसय संयोजक यौगिकों में एक धातु परमाणु, एक धातु परमाणु दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अब जिसके पास अधिकता होती है उसको क्या कहते हैं? लिगेंड। तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक लिगेंडों के साथ जुड़कर, के साथ जुड़कर जटिल यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, करते हैं। देखो सिंपल एक एक बॉन्ड है तब तो नॉर्मल हो गया, लेकिन इनमें बॉन्ड एक से क्या पाए जाते हैं? ज्यादा। तो जटिल यौगिक बना देता है। तो अपन कहेंगे कि जटिल यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, जटिल यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं? एक को तो बोला जाता है द्विक लवण, द्विक लवण, यानी ये तो क्या कहलाते हैं? डबल साल्ट कहलाते हैं, ठीक है। और एक जो होते हैं वो क्या बना सकता है? उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक यौगिक, इनको अपन क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। देखो यहां पर क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक से जुड़ना चाहिए। अगर एक ही जुड़ रहा है तो अपन ने कहा उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल साल्ट बोलते हैं अपन, ठीक है। नॉर्मल साल्ट या उसको क्या कहा जाता है? साधारण लवण कहते हैं, ठीक है। अब ये लवण नाम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो लवण क्या होता है? जिसमें धनायन और ऋणायन जुड़ते हैं। और आपको पता है धातुओं पे हमेशा चार्ज कौन सा होता है? धनायन, धनावेश होता है। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? जिस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है? अधिकता। अपन ने अभी लिखा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो जैसे NaCl, Na पे क्या है? प्लस, Cl पे क्या है? माइनस। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा। ये क्या है? लिगेंड। धातु है ना सोडियम, तो ये क्या हो गया? धनायन और ऋणायन, दोनों के बीच में नॉर्मल बॉन्ड बन गया NaCl। तो इस प्रकार के जो है इनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर ये तो नॉर्मल साल्ट बनाते हैं। तो अपन ने कहा अपन को नॉर्मल तो पढ़ना ही नहीं है, तो अपन को दो पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कि जब धातु परमाणु से क्या जुड़े? एक या एक से अधिक लिगेंड जुड़े, यानी एक से अधिक परमाणु जुड़े, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? तो अपन ने कहा जटिल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल्स की बात करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं? जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में देखो हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है? तो अपन ने कहा वैसे तो Fe धातु का होता है, लोहा धातु का होता है, लेकिन इसकी संरचना जो होती है वो काफी क्या रहती है? जटिल। एक और एग्जांपल देखिए इसका, क्लोरोफिल ले लें, ठीक है। क्लोरोफिल की बात करें तो अपन ने कहा इसमें धातु कौन सी काम आती है? मैग्नीशियम। ये अनेक लिगेंडों के साथ जुड़कर क्या बना देती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ये दो प्रकार के बनेंगे, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के अंदर क्या कहते हैं? धातु और लिगेंड मिलकर क्या बना देते हैं? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपन क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे, जिसके दो एग्जांपल पढ़े अपन ने, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है? Fe धातु का। और क्लोरोफिल किसका होता है? मैग्नीशियम धातु का। लेकिन अब एक दिक्कत है कि दोनों का ही निर्माण क्या होता है? दो या दो से अधिक आयनों से मिलकर होता है। तो फिर इनमें अपन पढ़ेंगे कैसे? कौन सा पता चलेगा? तो देखिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ लेते हैं किसको? डबल साल्ट को, कि डबल साल्ट क्या है। तो नॉर्मल साल्ट तो क्या होते हैं? जिसमें एक धनायन और एक क्या होता है? ऋणायन। तो अब अपन पढ़ रहे हैं डबल साल्ट। तो डबल साल्ट का क्या कहेंगे? इनमें इनमें धातु परमाणु, धातु परमाणु दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक आयनों से मिलकर,
आयनों से मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, यानी इसमें नॉर्मल नहीं है। जैसे एग्जांपल लिख दूं मैं, NaCl, ये किससे मिलकर बना है? Na+ और Cl- से, यानी ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नॉर्मल साल्ट का। अब अपन को नॉर्मल नहीं पढ़ना है, 2 या 2 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो अपन इसके क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लिया अपन ने किसका? फिटकरी का। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यानी जल के अणु। अब अगर अपन इनकी बात करें तो अपन ने कहा, देखिए ये फिटकरी का सूत्र है। इस फिटकरी के सूत्र में कौन कौन से आयन है? तो अपन ने कहा एक तो पोटेशियम है K+, कितने हैं जी? 2। इसमें एक क्या है? सल्फेट SO4A-2। और इसमें क्या है? एल्यूमिनियम +3। और फिर क्या जुड़े हुए हैं? सल्फेट SO4A-2। तो देखिए एक से ज्यादा क्या हो गए? धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो एक से ज्यादा मिलकर क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं कि सभी धनायन और ऋणायन जो होते हैं इनको पानी में डालने पर ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। यानी ये किसका उदाहरण है? डबल साल्ट का उदाहरण है। ठीक है, इनको भी पानी में डालेंगे तो इनसे एक धनायन और एक क्या बन जाता है? ऋणायन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड। अपन ने कहा जैसे फिटकरी लिया वैसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? KCl MgCl2 6H2। तो देखिए यहाँ पर भी ये डबल साल्ट है, एक से ज्यादा धनायन और क्या है इसमें? ऋणायन। जैसे देखिए बात करें धनायनों की तो क्या है इसमें? पोटेशियम और क्या है? मैग्नीशियम +2। और ऋणायनों की बात करें तो कौन से ऋणायन प्रेजेंट है इसमें? क्लोराइड है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? साधारण का मतलब है जिसमें एक धनायन और एक क्या हो? ऋणायन। कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो डबल साल्ट बनते हैं। डबल साल्ट का मतलब है जिसमें 2 या 2 से क्या होने चाहिए? अधिक होने चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि डबल साल्ट का निर्माण भी 2 या 2 से अधिक धनायन और ऋणायन से मिलकर होता है। कोऑर्डिनेशन का निर्माण भी 2 या 2 से अधिक से मिलकर होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं डिफरेंस पढ़ाऊं उससे पहले आपको कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा देते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं। तो पहले अपन ने पढ़ा डबल साल्ट, दूसरा क्या बन सकते हैं अपने पास में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी भी अपन बात कर लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो एक तो वही लिखेंगे, इनका निर्माण भी क्या होता है? इनमें भी एक धातु होती है, वो 2 या 2 से अधिक धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बनी होती है। तो क्या कहेंगे? इन यौगिकों का निर्माण भी, इन यौगिकों का निर्माण भी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धनायन और ऋणायनों के मिलने से होता है। धनायन या ऋणायनों के मिलने से होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके भी। अपन ने कहा एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने, जैसे NiCN4-2। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए अगर अपन क्या करें, इसमें आयनों की बात करें तो ये अपने आप में क्या है? पूरा एक है आयन है। अपन इसको अलग अलग नहीं तोड़ सकते कि इसमें निकल और क्या है? साइनाइड। पहले निकल था, साइनाइड अलग था। इसमें कितने साइनाइड है? 4, यानी 2 से क्या हो गए? अधिक। लेकिन अब ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अब ये जुड़ गए तो ये अलग अलग आयनों की तरह व्यवहार नहीं करते, ये एक ही आयन की तरह व्यवहार करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि इन यौगिकों में धातु तथा आयन एक ही मिलकर, धातु तथा आयन मिलकर
एक ही जटिल यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं, एक ही जटिल यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल देखो इनके, जैसे ये पॉजिटिव आयला बना दिया, उदासीन बना देते हैं, जैसे क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो इसका, क्या बना सकते हैं, K3FeCN6। तो देखो आयन ढूंढते हैं इनमें, इनकी अगर बात करें तो देखो ये तो पूरा एक आयन है, इसकी बात करें तो ये भी पूरा क्या है, एक आयन। इसमें बात करें तो इसमें दो आयन है, एक तो क्या है K+, देखो इस ब्रैकेट के जो भी बाहर लिखा है वो हमेशा किसकी तरह व्यवहार करेगा, आयन की तरह। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो अलग अलग नहीं होगा, वो अब एक ही बन जाएगा। और एक इसमें क्या है, तो अपन ने कहा FeCN6, और इस पे चार्ज आ जाएगा कितना, -3। ठीक है जी, तो ये अपन ने पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, तो अपन ने कहा ऐसे यौगिक जिसमें कौन सा बंध पाया जाता है, उपसय संयोजक बंध पाया जाता है। अब उपसय संयोजक बंध में क्या होते हैं, तो अपन ने कहा इसमें एक धातु आयन होता है, वो दो या दो से अधिक आयनों से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो अपन ने कहा दो या दो से अधिक से जुड़ सकता है, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो कौन से हो सकते हैं, द्विक लवण, या फिर ये क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन यौगिक हो सकते हैं। द्विक लवण और कोऑर्डिनेशन दोनों की डेफिनेशन क्या रहती है, समान, कि इसके अंदर दो या दो से अधिक क्या पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। लेकिन इनका निर्माण जो होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, द्विक लवण में सभी आयनों का क्या कर सकते हैं अपन, परीक्षण, लेकिन उपसय संयोजक में ऐसा नहीं कर सकते। तो अब अपन पढ़ लेते हैं कि द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिक में फर्क क्या है। तो अपना क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि यहाँ पर क्या बनेगा अब अपने पास में, कि द्विक लवण तथा उपसय संयोजक यौगिकों में अंतर। उपसय संयोजक यौगिकों में अंतर क्या है, दोनों का निर्माण सेम तरीके से होता है। तो देखिए अंतर पढ़ते हैं अपन। तो अपन ने कहा सबसे पहले देखिए क्या कहेंगे, फर्स्ट क्या, द्विक लवण का निर्माण, द्विक लवण में धातु तथा लिगेंडों के मध्य, धातु तथा लिगेंडों के मध्य आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, आयनिक बंध उपस्थित होते हैं, जबकि उपसय संयोजक यौगिकों में, उपसय संयोजक यौगिकों में आयनिक की बजाय उपसय संयोजक बंध पाए जाते हैं, की बजाय उपसय संयोजक बंध उपस्थित होते हैं, तो पहला डिफरेंस तो हो गया ये। एक में तो जो है बात करें बंधों की, तो बंध कौन से उपस्थित होते हैं, आयनिक, और एक में कौन से बंध होते हैं, उपसय संयोजक। दूसरा देखिए सेकंड बात करते हैं, तो देखिए द्विक लवणों की अगर बात करें तो अपन क्या कहते हैं, द्विक लवण केवल अपनी ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, केवल अपनी ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि उपसय संयोजक यौगिक अपनी ठोस तथा
द्रव्य द्रव्य दोनों अवस्थाओं में में स्थायी होते हैं। ठीक है, यानी एक की बात करें तो सिर्फ किस में स्थायी है, ठोस अवस्था में, और एक की अगर बात करें तो ठोस में भी स्थायी है और इसके साथ साथ द्रव अवस्था में भी स्थायी है। सही है। अब अगर अपन बात करें कि इनकी अगर ये ठोस अवस्था में स्थायी क्यों है, तो अपन ने कहा ये किससे मिलकर बने, धनायन और ऋणायन से। जैसे इसको द्रव अवस्था में डालेंगे ये धनायन और ऋणायन क्या हो जाएंगे, अलग अलग यानी टूट जाएंगे। तो देखिए तीसरे की अगर बात करें तो क्या कहते हैं, द्विक लवणों का विलयन बनाने पर ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, बने होते हैं। सही बात है। लेकिन उपसय संयोजक में ऐसा नहीं होता। लेकिन उपसय संयोजक यौगिक सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। इनमें आयनन केवल कोष्टक के बाहर से होता है। एग्जाम्पल देखो आप इसका, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था अपने फिटकरी का। क्या होता है, ये डबल साल्ट होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो जैसे आप इसको पानी में घोलोगे, इसमें जितने भी आयन हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग। कौन कौन से आयन है, K+ है, SO4-2 है, और क्या है, एल्यूमिनियम +3। लेकिन अगर इन्हीं की अगर अपन बात करें कि इन्हीं का क्या बना दे अपन, कॉम्प्लेक्स बना दें, जैसे K3FeCN6। अब इनकी अगर बात करें तो इसको घोलेंगे तो ये क्या बनेगा, 3K+, यानी क्या बनेगा यहाँ पर, तो बनेगा 3 तो पोटेशियम आयन, और एक क्या बनेगा, पूरा FeCN6-3। यानी एक बार अपन ने ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, इसके अंदर से कभी भी आयन है वो नहीं बनते हैं। तो यहाँ 2 ही आयन बनेंगे, एक पोटेशियम और एक ये पूरा का पूरा ऋण आयन बनेगा। ठीक है, तो ये भी इनमें डिफरेंस है कि इनमें आयन जो होता है वो केवल कहाँ से होता है, बाहर से होता है। सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, इसीलिए क्या कहेंगे कि ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी। जैसे इनको किसमें डाला, द्रव अवस्था में डालते ही ये अपना अस्तित्व जो है वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो अब अपन एक चीज और लिख सकते हैं, क्या कि इनको कभी भी ऐसे ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसको हमेशा किस में लिखना आवश्यक हो जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए फोर्थ अगर पॉइंट बात करें अपन तो क्या लिख सकते हैं, उपसय संयोजक यौगिकों को
बड़े कोष्टक, बड़े कोष्टक यानी ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखा जाता है, लिखा जाना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, द्विक लवणों को नहीं। द्विक लवणों में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है ये, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, कोबाल्ट NH3 6+3, सही है, बड़ा ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, कोबाल्ट NH3 6 और ये इस तरह से, या ऐसे लिख दिया NiCl4-2, छोटे ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या है, अपना तरीका गलत है, अपन इसको नहीं लिख सकते। और डबल साल्ट जो होते हैं उनको अपन सिंपली लिखते हैं धनायन और उसके बाद में ऋणायन, कोई भी ब्रैकेट लगा के इनको नहीं लिखा जाता है। तो देखिए इनको कोष्टक लिख के लगाना आवश्यक होता है, और कोष्टक में अगर इनको लिख दिया तो अब ये एक संयुक्त आयन या जटिल आयन के रूप में व्यवहार करेगा। अब अपन इसको अंदर से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट अंतर की बात करते हैं। तो अपन ने कहा 5 नंबर, देखिए उपसय संयोजक यौगिक जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो देखो, उपसय संयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता दर्शाई जाती हैं, दर्शाई जाती है, परंतु द्विक लवणों में केवल प्राथमिक संयोजकता दर्शाई जाती है, केवल प्राथमिक संयोजकता लिखी जाती है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की अगर बात करें अपन, जैसे सिंपल पहले तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अपन ने कहा एक अपन ने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे क्या अपन ने एग्जाम्पल लिया था सबसे पहले FeCN3 ये K3, ये लिखा था ना। देखिए यहाँ पर धातु आयन कौन है, Fe, इसकी दो संयोजकताएं होंगी, एक तो प्राथमिक, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता तो इसकी कितनी है, 3, और द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी है, 6 है, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग हो सकती है, जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं इसमें, NiCO4, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन से आयन है, निकल, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी होती है, यहाँ पर कितने बंद बना रखे थे, 6, यहाँ बंद कितने बना रखे हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं लिखी जाती हैं। तो क्या कहेंगे कि इनमें अपन दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन द्विक लवणों में अपन सिर्फ प्राथमिक संयोजकता, या ये जो प्राथमिक संयोजकता होती है इसको क्या कहा जा सकता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी सामान्य संयोजकता है वो दर्शाई जाती है। इनमें किसी भी प्रकार की द्वितीयक वैलेंसी को नहीं लिखा जाता है। अब ये नाम आए हैं प्राथमिक और द्वितीयक,
ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, इन सब के लिए अपन अभी पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसमें पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वर्नर सिद्धांत के द्वारा बताएंगे कि प्राथमिक वैलेंसी किसको कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहते हैं। तो देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा है, उसमें देखिए आज अपन ने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले अपने पास में यौगिक कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन। तो अपन ने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, तो अपन ने कहा ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कौन से बंध पाए जाने जरूरी हैं, तो अपन ने कहा उपसय संयोजक बंध पाए जाने जरूरी हैं। ऐसे यौगिक जिनमें उपसय संयोजक बंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसय संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर इनकी बात करें तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है और एक के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए, अधिकता, एक के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए, कमी। कमी वाला ग्रहण कब करेगा, जब उसके पास ग्रहण करने के लिए क्या होने चाहिए, खाली कक्षक। खाली कक्षकों की अगर बात करें तो एस और पी के पास कभी भी खाली कक्षक नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, डी में पाए जाते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक की धातुएं जो होती हैं वही किसका निर्माण करती हैं, उपसय संयोजक यौगिकों का निर्माण करती हैं। फिर अपन ने बात की इसके अंदर कि यहाँ पर धातु जो होती है वो एक से ज्यादा आयनों के साथ में क्या कर सकती है, जुड़ सकती है, यानी इन यौगिकों का निर्माण दो या दो से अधिक आयनों से मिलकर बना होता है। अब जहां पर भी दो या दो से अधिक आएंगे तो अपन ने कहा एक एक आए तो इनको बोलते हैं साधारण लवण। दो या दो से ज्यादा आ गए तो फिर दो प्रकार के बन सकते हैं, एक को बोलते हैं द्विक लवण, एक को बोलते हैं उपसय संयोजक। तो फिर अपन ने पढ़ा कि द्विक और उपसय संयोजक है ये अलग अलग कैसे है, तो अपन ने कहा द्विक लवण का निर्माण दो या दो से अधिक होगा, लेकिन इनमें जितने भी आयन हैं ये सब आयन जो हैं ये अपना क्या दे सकते हैं, परीक्षण दे सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण हो गया एक बार तो फिर ये क्या करते हैं, ये अलग अलग आयनों के रूप में व्यवहार ना करके एक ही आयन के रूप में क्या करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। इसीलिए जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो फिर टूटता नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट एक ही आयन के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। तो अपन ने कहा इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए अंतर में कहा कि यहाँ पर नॉर्मल बंध पाए जाते हैं आयनों के बीच में, और आयन हमेशा क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन के बीच में सिर्फ क्या लगता है, आकर्षण बल। यहाँ पर कोई वास्तविक बंध का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये बंध कौन से होते हैं, आयनिक। जबकि उपसय संयोजक यौगिकों में बंध कौन से होते हैं, उपसय संयोजक बंध। इनको अपन किसके द्वारा लगाते दिखाते हैं, एरो लगा के दर्शाते हैं। दूसरा द्विक लवण होते हैं वो कौन सी अवस्था में स्थायी होंगे, सिर्फ ठोस, पानी में डालते ही अपने आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन उपसय संयोजक यौगिक टूटते नहीं है, यानी ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और द्रव अवस्था में भी स्थायी होते हैं। फिर क्या कहेंगे, ये अपने आयनों का क्या दे देते हैं, परीक्षण। तो इसमें अपन ने लिखा ये सभी आयनों का क्या देते हैं, परीक्षण, इसीलिए द्रव अवस्था में स्थायी नहीं होते। ये द्रव अवस्था में स्थायी है क्योंकि ये सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने, जैसे फिटकरी को अगर डालेंगे तो जितने भी धनायन और ऋणायनों से मिलकर बनी है सब के सब अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर इस तरह से लिखा है तो इसमें जो बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो तो आयन के रूप में प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो फिर कभी भी आगे टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, तो अपन ने कहा इसको अपन ब्रैकेट लगा के दर्शाते हैं। तो क्या कहा कि उपसय संयोजक यौगिक जो होते हैं उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाना क्या होता है, आवश्यक। और ब्रैकेट भी कौन सा होना चाहिए, बड़ा वाला ब्रैकेट होना चाहिए। लेकिन द्विक लवणों को ऐसा लिखते नहीं है, इनको सिंपल फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। और सिंपल फॉर्मूला अपन जनरली कैसे लिखते हैं, जिसमें पहले क्या लिखा जाता है, धनायन, उसके बाद में क्या लिख दिया जाता है, ऋणायन लिखा जाता है। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, ब्रैकेट हमेशा कौन सा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर संयोजकताएं होती हैं दो प्रकार की, प्राथमिक होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और द्वितीयक जो होती है इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जबकि अगर अपन बात करें सिंपल लवण की तो लवण में ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें बस धनायन और ऋणायन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो अपन ने कहा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके देखा अपन ने। अब यहाँ पर ये मैंने लिखा है क्योंकि ये मेरे को पता है, लेकिन आप लोग इसको कैसे समझ पाओगे, सेकेंडरी तो समझ पाओगे जितने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उनकी संख्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कितना नंबर है, 6।
एक बार बनेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 अणु जुड़ेंगे तो कितने अणु बनेंगे 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6। यहाँ पर लिगेंडों की संख्या कितनी है 4, इसलिए यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 4। ठीक है, तो अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी को डिटेल में अपन पढ़ेंगे किसमें, तो अपन ने कहा इसको पढ़ते हैं वर्नर सिद्धांत में। वर्नर सिद्धांत जो है उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।